घर जाकर संजना सोफे पर लेट गई। वो बस थोड़ा आराम करके नहाने जाने का सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। उसने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा। उसकी कजन अर्पिता का फोन था। क्या आज तुम मोनिका से मिली थी? इस वक्त अर्पिता विदेश में पढ़ रही थी। टाइम जोन अलग होने की वजह से जब अर्पिता के यहाँ सुबह होती तो संजना के यहाँ रात। पिछली रात जब अर्पिता सो रही थी तो उसे मोनिका का फोन आया था। हाँ, संजना थोड़ा घबरा गई। तुम्हें कैसे पता? कल रात उसने तुम्हारा नंबर मांगने के लिए फोन किया था। अर्पिता खुद भी बहुत हैरान थी। उसकी कजन मोनिका बहुत प्रिटी थी। स्कूल के टाइम से ही उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते थे, लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। इसके अलावा उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने की वजह से उसने बहुत पहले से ये फैसला कर रखा था कि वो किसी अमीर लड़के से ही शादी करेगी। तो क्या तुमने नंबर दिया? संजना ने धीरे से पूछा। मन ही मन वो चाह रही थी कि उसकी कजन ने ऐसा ना किया हो। वो मोनिका जैसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। दूसरों को भले ही ना पता हो, लेकिन मैं उसके साथ बड़ी हुई हूं और मुझे पता है कि वो किस टाइप की लड़की है। उसके तुम्हारा नंबर मांगने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं आज उससे बीच पर मिली। क्या तुम किसी हैंडसम लड़के के साथ थी? हाँ, संजना ने कहा। अर्पिता ने गहरी सांस भर कल कहा, उसे वो लड़का पसंद आ गया, है ना? संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। अर्पिता दबी हुई हंसी में बोली, वो जरूर पागल हो चुकी है। उसको कोई भी कभी भी पसंद आ सकता है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। सिर्फ उसका चेहरा खूबसूरत है, दिल नहीं। कोई भी ज्यादा दिन तक उसे नहीं झेल सकता। रुको, नहीं, वैसे भी पता नहीं कितने अमीर लड़के मोनिका के पीछे थे और उसने भी उन सभी लड़कों को डेट किया है ना? उस लड़के में जरूर कोई खास बात होगी। अर्पिता को लग रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसे कुछ ध्यान आया। हिचकिचाते हुए उसने पूछा, वो लड़का कौन था? क्या वो करण ग्रोवर था? संजना थोड़ा घबराई, लेकिन वो जानती थी कि बाद में भी अर्पिता को पता चल ही जाएगा। उसने तुरंत कहा, हाँ, वही था। लेकिन अर्पिता, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उसकी स्विमिंग कोच हूं। स्विमिंग कोच? तुमको उसकी स्विमिंग कोच बनने की क्या जरूरत आ गई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अर्पिता ये सुनते ही गुस्से में चिल्लाने लगी। मेरी बहन कोमा से बाहर आने वाली है। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन सफल होने का 8% चांस है। इसीलिए तुम पैसों के लिए करण के पास पहुंच गई? अर्पिता गुस्से में चिल्लाई। अर्पिता को इस तरह से फोन पर गुस्से में चिल्लाते हुए सुनकर संजना ने फौरन अपनी बात समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं चैंपियनशिप में मुझे प्राइज मनी मिली थी और क्लब के कॉन्ट्रैक्ट में भी जो पैसे मिले थे वो मैंने ऑपरेशन के लिए दिए। इसके बाद भी पैसों की कमी होने की वजह से मैंने प्राइवेट स्विमिंग कोच का जॉब कर लिया। जॉब करण के स्विमिंग कोच का था। उसको वाटर वर्टिगो है, इसलिए फीस भी बहुत अच्छी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं बल्कि उसकी माँ ने साइन किया था। शुरू में मुझे ये बात पता नहीं थी। आज मैं उसके स्विमिंग लेसन की वजह से बीच पर थी। संजना से पूरी बात जानकर अर्पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी उसकी चिंता खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, लेकिन तुम और करण? संजना ने कड़े शब्दों में कहा, अर्पिता, मेरी जिंदगी में अब इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी बहन के ठीक होने से ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है, मेरा सिलेक्शन टेस्ट भी नहीं। सच में तुम और वो कभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, संजना ने कहा। टाइम निकालकर दादी से मिलाना। मम्मी ने बताया कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले जाकर उनसे मिलाऊंगी। जब संजना करण के लिए लेसन प्लान तैयार कर रही थी, उस वक्त कोच इंद्रजीत उनके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बना रहे थे। पूल के किनारे बहुत ऊंचे स्विमिंग इक्विपमेंट रखे हुए थे। इंद्रजीत ने उसे इन सब के साथ पहले ही प्रैक्टिस करवा दी थी और 3 दिन के बाद उसे पानी में प्रैक्टिस करनी थी और ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना था।
पहले दिन संजना को ये सब करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इसके साथ उसे लगा कि वो पानी में प्रैक्टिस कैसे कर पाएगी। उसे तो दोपहर में करण की कोचिंग देने जाना होता है। जब वो ट्रेनिंग हॉल की तरफ जा रही थी तो उसे बहुत खूबसूरत लड़की गेट पर खड़ी मिली। संजना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधी ट्रेनिंग हॉल के अंदर चली गई। कुछ देर में ही ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा खुला। संजना ने मुड़कर देखा, उसे लगा कि शायद करण है, लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसे एक लड़की अंदर आते हुए दिखी। बाहर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उसे अंदाजा लगाया था कि शायद ये वही लड़की होगी जो बाहर खड़ी हुई थी। जैसे ही वो लड़की पास आई, संजना को उसे देखकर झटका सा लगा और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसके कानों में उस लड़की की आवाज आई, हेलो। संजना के चेहरे के भाव अब नॉर्मल हो चुके थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़की हंस के बोली, मेरा नाम रोशनी मेहरा है, मैं करण से मिलने आई हूँ। क्या वो यहाँ है? वो अभी आया नहीं है, आप उसे फोन कर सकती हो। अपनी बात कहकर संजना बैठ गई। रोशनी को बड़ी हैरानी हुई कि इस कोच ने एक बार भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वो करण से क्यों मिलने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करण से रोजाना कोई ना कोई लड़की मिलने आती हो, या फिर सच में इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने वापस पूछा, क्या तुम करण की कोच हो? हाँ, संजना ने जवाब दिया, मैं करण की मंगेतर हूं। इतना कहकर वो संजना के हाव भाव नोटिस करने लगी, लेकिन कोच ने सिर्फ जवाब में ओह कहा। क्या सच में से करण में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नामुमकिन। तुम अभी भी स्टूडेंट हो ना? हाँ, मैं हूं। क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं पास के छोटे शहर से हूं। गांव से? रोशनी ने यह कहकर संजना के फोन पर नजर डाली, जिसे उस टाइम संजना चेक कर रही थी। फिर थोड़ा सोचकर बोली, मुझे यकीन नहीं होता तुम आईफोन यूज कर रही हो। संजना ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? गांव के लोग आईफोन यूज नहीं करते? रोशनी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बात कही है, उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब गांव वालों को नीचा दिखाने का नहीं था। संजना उसे इग्नोर करके वहां से उठी और स्विमिंग इक्विपमेंट ठीक से रखने लगी। रोशनी उससे और सवाल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाती, ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा वापस खुला। संजना को मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि इस बार कौन आया है। करण, तुम आ गए? रोशनी खुशी से चिल्लाते हुए करण के करीब दौड़ी। करण को उसे देखते ही गुस्सा आया। उसने चिढ़कर पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? इतना गुस्सा? संजना ने तुरंत मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। करण उस वक्त इतने गुस्से में था कि कोई डर के मारे उसके पास भी ना आना चाहे। उसने संजना को देखा। जैसे ही संजना ने नोटिस किया कि करण उसको देख रहा है, तो वो घबरा गई और जल्दी जल्दी स्विमिंग का सामान समेटने लगी। उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। करण उसकी हरकतें देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैं यहां तुमसे मिलने आई हूं। वहां के तनाव को ना महसूस करते हुए रोशनी करण को देखकर मुस्कुराती रही। करण उसे इग्नोर करके संजना की तरफ जाने लगा। ये देखकर रोशनी का दिल जोर से धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं कि करण इस कोच को पसंद करने लगा हो, लेकिन उसने इसे स्विमिंग सिखाने के लिए चुना। अगर ऐसा है तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने करण को किसी को छीनने नहीं दूंगी, रोशनी ने सोचा। करण संजना के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज कड़क और गुस्से से भरी हुई थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये प्राइवेट हॉल है? जब पहले दिन वो इस ट्रेनिंग हॉल में आया तो क्या कहा था उसने? सॉरी, ये प्राइवेट हॉल है, प्लीज गेट आउट। संजना ये याद करके दंग रह गई। वो घबरा कर बोली, वो तुम्हारी। जैसे ही उसने करण को घूरते देखा, उसकी आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे ट्रेनिंग हॉल में जबरदस्त तनाव था। रोशनी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। साइड में खड़े होकर उसने भी दोनों की बातें सुनी। करण बहुत गुस्सा था। इतना ही नहीं, करण का बर्ताव उसकी तरफ पिछली रात से भी ज्यादा बेरुखा था।
इतने गुस्से में कहीं वो आज के बाद मुझसे ना मिलने का फैसला ना कर ले। ये सोचकर ही रोशनी बुरी तरह से डर गई थी। करण, बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए उसने करण को आवाज दी, गुस्सा मत हो, मैं यहां से चली जाती हूं। अभी भी उसे इग्नोर करके करण संजना को देखकर व्यंग भरी हंसी हंसा और बिना कुछ जवाब दिए चेंजिंग रूम में चला गया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट खानी पड़ी, रोशनी ने संजना के पास आकर माफी मांगते हुए कहा। कल हमारी लड़ाई हो गई थी क्योंकि तुम दोनों के बीच पर जाने की अफवाह फैल गई थी। मुझे गलतफहमी हो गई और मैं उससे सवाल करने के लिए यहां वापस आई। वो इसीलिए इतना गुस्सा है क्योंकि उसे लगा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। बीच? संजना जवाब देने ही वाली थी, लेकिन रोशनी ने मौका नहीं दिया। वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने विश्वास दिखाते हुए कहा, मुझे करण पर विश्वास है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। मैं यहां से जाकर सोचूंगी कि उसे कैसे मनाऊं, वरना पता नहीं वो इस बार कब तक नाराज रहेगा। वो जानती थी कि उसकी वजह से संजना को डांट पड़ी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रोशनी के हिसाब से अगर करण ने उसका गुस्सा अपनी कोच पर निकाला तो इसका साफ मतलब ये था कि करण के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। अपनी कार में बैठकर रोशनी ने सबसे पहले फोन लगाया और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि करण और उस कोच के बीच कुछ है। क्या तुम उसकी कोच से मिली? फोन में से आवाज आई। हाँ, अभी। गांव की लड़की है, लेकिन सुंदर है, लेकिन मेरे मुकाबले कुछ नहीं। करण उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अभी मेरी वजह से उस पर गुस्सा भी हुआ। उसका क्या वो करण में इंटरेस्टेड दिखती है? लगता तो नहीं। कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रही? मुझे बस इसी बात का डर है। फिर भी मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन रुक कर इस बारे में पता करूंगी। रोशनी के जाने के बाद संजना उस तरफ देखती रही। सिर्फ भगवान ही जानता है कि उसने अपने अंदर के इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया। जब करण चेंज करके बाहर आया तो एक पल के लिए वो संजना के चेहरे के हाव भाव देखकर दंग रह गया। वो आगे नहीं बढ़ा, बस वहीं खड़े होकर संजना को देखता रहा। जैसे ही संजना को एहसास हुआ कि करण उसके पीछे खड़ा है, उसका दिल जोर से धड़का, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और क्योंकि चोरी पकड़ने वाला करण था, इसीलिए वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराकर अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बहुत दर्द में दिख रही थी। तुमने कपड़े बदल लिए? चलो अपना लेसन शुरू करते हैं। करण बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसके दिल की गहराई में छुपे राज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। संजना नीचे सिर झुकाकर स्विमिंग इक्विपमेंट की तरफ जाने लगी। उसने कहा, आज हम किक बोर्ड की मदद से अपने पैर ऊपर उठाने और वाटर पोलो बॉल को पकड़कर पानी में तैरने की प्रैक्टिस करेंगे। इक्विपमेंट के पास खड़े होकर उसने बॉल उठाई, जो कि किक बोर्ड के ऊपर रखी हुई थी, और अपने साइड में कैजुअली फेंक दी। क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने ये नहीं देखा कि जिस डायरेक्शन में उसने बॉल फेंकी थी वहां दीवार थी। बॉल बाउंस होकर वापस आई और सीधे उसके चेहरे पर लगी। आह! वो दर्द से चीखी और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर करण जैसे ही पलटा, उसने संजना को गिरते देखा। वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। उसे सहारा देकर उठाने के बाद उसने पास रखी कुर्सी पर बैठाया और अपनी आदत के अनुसार उसकी चोट चेक करने लगा। कहाँ चोट लगी? मुझे देखने दो। मेरे चेहरे पर। उसका चेहरा बुरी तरह से जल रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर का चांटा मारा हो। करण ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, मैंने पहले कभी तुम्हें इतना केयरलेस नहीं देखा है। संजना दर्द के मारे रोने ही वाली थी कि धीरे से उसके चेहरे पर चोट का निशान पड़ गया था और सूजन भी आ गई थी। क्लब में फर्स्ट एड किट्स और आइस पैक्स थे। करण ने पट्टी में बर्फ लपेटी और कहा, चेहरा ऊपर करो और इसे लगाओ। ठीक है, थैंक यू।
संजना ने हाथ आगे करके करण के हाथ से आइस पैक लेने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसका हाथ हटा दिया। हटो, मुझे करने दो। फिर उसने धीरे से आइस पैक से संजना के चेहरे की सिकाई करनी शुरू की। संजना को सिकाई से थोड़ी राहत भी मिल रही थी और दर्द भी हो रहा था। संजना चीखी, प्लीज धीरे से। अच्छा होता अगर वो कुछ ना कहती, लेकिन उसके कहते ही करण ने आइस पैक और कस के लगाया। तुम इसी के लायक हो। दर्द के मारे संजना ने पीछे हटने की कोशिश की और बोली, तुम क्या कर रहे हो? करण कड़क आवाज में बोला, तुम्हें हिलना नहीं है। संजना बोली, दर्द हो रहा है। करण ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, अगर दर्द नहीं होगा तो तुम याद कैसे रखोगी? आह, धीरे। करण ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, चिल्लाना हो गया? बाहर लोगों को पता नहीं कि क्या हुआ, उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूं। संजना चुप बैठ गई। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की, वो लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव करना भूल गया था। बेचैन होकर करण ने एक हाथ से संजना का सिर थामा और अपनी तरफ करने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते बस उन दोनों के होठों के बीच अब 1 सेंटीमीटर की दूरी थी। उन दोनों के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया। संजना ने आगे बढ़कर एक बार और आइस पैक लेने की कोशिश की। मैं कर लूंगी। करण सिर नीचे करके धीरे धीरे पीछे होने लगा। उसका हाथ झटक कर कड़क आवाज में बोला, इतना हिल क्यों रही हो? फिर उसने आइस पैक से उसके चेहरे को पोक किया। संजना एकदम उछली, आउच! फिर करण पर चिल्लाई, मुझे मारना चाहते हो क्या? तुरंत उनके बीच की टेंशन गायब हो गई थी। अगर जोर से नहीं लगाऊंगा तो असर नहीं होगा। याद से सोने से पहले एक बार और लगा लेना, वरना कल तक और सूजन आ जाएगी। वैसे तो करण नॉर्मल आवाज में बोल रहा था, लेकिन संजना जानती थी कि उसकी भलाई के लिए बोल रहा है, इसीलिए उसने हामी भरते हुए कहा, समझ गई, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? करण ने बिना कुछ कहे संजना को देखा। एक्सपीरियंस? संजना ने अनुमान लगाया। क्या तुम आर्मी में हमेशा इंजर्ड होते रहते थे? उसने आगे पूछा। संजना के सवाल सुनकर करण के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, अब क्यों पूछ रही हो? मेरी चिंता हो रही है? संजना हंसकर बोली, तुम्हारी चिंता? तुमको खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे खुद पर घमंड है? तो फिर कौन मेरे पीछे दौड़ते हुए आया था और कहा था कि वो मुझे पसंद करती है? भले ही वो संजना को छेड़ने की नियत से पूछ रहा था, लेकिन उसकी आवाज अचानक सीरियस हो गई थी। संजना ने चौंक कर उसे देखा और बोली, मैं छोटी और बेवकूफ थी, क्या इतना जानना काफी है? भले ही करण मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी झलक रही थी। उसने मस्ती भरे अंदाज में पूछा, ऐसा था क्या? उसने अचानक अपने हाथों में आइस पैक और डेटॉल की बोतल ली और बोला, मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे की चोट ज्यादा गहरी है, तुम्हें थोड़ा डेटॉल भी लगाना पड़ेगा। संजना को डेटॉल से नफरत थी और वो उसके चेहरे पर लगाना चाहता था। संजना ने तुरंत ना में सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? बिना डेटॉल लगाए ये जल्दी ठीक नहीं होगा। करण के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे दिमाग में संजना को तंग करने का आइडिया सोच रहा हो। नहीं नहीं, संजना जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर रही थी। मुझे सिर्फ बॉल लगी है, कोई चोट नहीं लगी है, खून नहीं निकला है, तो मुझे डेटॉल लगाने की क्या जरूरत? डेटॉल कीटाणु मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए सूजन ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करण ने रुई को डेटॉल में भिगोते हुए कहा। संजना को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि पास्ट में उसने करण को क्यों बताया कि उसे डेटॉल से बहुत नफरत है। नहीं। संजना ने करण के हाथ पर मारा और उसके हाथ से रुई उछलकर करण के चेहरे पर जा लगी। फौरन करण के चेहरे पर डेटॉल का पीलापन आ गया। संजना समझ गई कि अब वो मुश्किल में है। उसने तुरंत कहा, सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। करण ने उसे घूर कर देखा। उसके हाथों में अभी भी डेटॉल वाली रुई थी और वो जैसे उस पर निशाना लगा रहा था।
संजना डर के मारे पीछे होने लगी और कुर्सी से लुढ़क कर गिर गई। उसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था। करण हैरान होकर बोला, तुम ठीक से बैठ भी नहीं सकती, क्या होगा तुम्हारा? अचानक उसने संजना के स्विम सूट पर लाल रंग के निशान देखे जो खून जैसे लग रहे थे। उसने तुरंत रिएक्ट किया, तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है क्या? संजना ने यह सुनकर तुरंत अपना पैर चेक किया। हालांकि उसे जल्दी ही समझ आ गया था कि क्या हो रहा था। यह उसके पीरियड्स का टाइम था। वैसे तो वो हमेशा ध्यान रखती थी, लेकिन पता नहीं कैसे। मुझे चोट नहीं लगी है, उसे बोलते हुए शर्म आ रही थी। उसे गौर से थोड़ी देर देखने के बाद करण को समझ आ गया कि आखिर बात क्या थी। वो अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर वो उठा और बोला, आज का लेसन यही खत्म हुआ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। संजना घर जाने को तैयार थी, क्योंकि कुछ दिनों तक ना तो वो ट्रेनिंग कर सकती थी और ना ही कोचिंग दे सकती थी। इसीलिए फिलहाल वो सिर्फ कुछ दिनों तक आराम करना चाहती थी। जैसे ही उसने पार्किंग से स्कूटी निकाली तो उसने रोशनी को अपनी तरफ आते देखा। रोशनी उसके पास आकर मुस्कुराकर बोली, हेलो संजना, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? संजना ने उससे पूछा। संजना को देखते हुए रोशनी को अचानक उसका एक गाल लाल दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसे चांटा मारा हो। संजना करण की प्राइवेट कोच थी। पूरे क्लब में किसी की भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी, सिवाय करण के। क्या सच में करण ने उस पर हाथ उठाया? अगर ऐसी बात है तो करण के दिल में एक कोच के लिए कोई फीलिंग नहीं हो सकती। मन ही मन वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसने संजना के सामने अपनी पूरी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। उसने बस पूरी ईमानदारी से कहा, तुम्हें मेरी वजह से करण से इतनी डांट खानी पड़ी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ संजना। संजना ने तुरंत मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोशनी को बहुत हैरानी हुई। आखिर उस जैसी अमीर लोगों के साथ दोस्ती करना इतना आसान नहीं था। क्या सच में इस कोच को उसके साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या उसे गिल्टी फील हो रहा था? तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है संजना। ऐसी बात नहीं है, मैं एक कोच हूं। मेरे क्लाइंट की इजाजत के बिना प्राइवेट ट्रेनिंग हॉल में आपको आने देना मेरी गलती थी। इसीलिए मिस्टर करण ने मुझे डांट कर कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए आपको भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस रोशनी। संजना ने बहुत फॉर्मल तरीके से जवाब दिया। फिर वो स्कूटी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन रोशनी ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया और कहा, संजना, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। अच्छा, संजना ने कंफ्यूज होकर कहा। अब उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। वो जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहती थी। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि करण को लगता है कि मैं उस पर विश्वास नहीं करती, इस वजह से वो नाराज है और मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन उसने तुम्हें इतना डांटा, मुझे करण को मनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। रोशनी ने दुखी होकर कहा, आई एम सॉरी मिस रोशनी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। संजना ने एक बार फिर मना किया। ऐसा क्यों? मैं सिर्फ एक कोच हूं और मेरी जिम्मेदारी अपनी स्टूडेंट को स्विमिंग सिखाने की है। इसके अलावा मुझे ना तो उनके पर्सनल मामलों में बोलने का हक है और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। इतना कह के संजना वहां से चली गई। संजना को जाते देख रोशनी कंफ्यूज थी। लगता है इस कोच में बहुत एटीट्यूड है, इसीलिए उसे करण जैसे अमीर और गुड लुकिंग लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक एथलीट है जिसे स्विमिंग सिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता। शायद इसीलिए वो करण की कोच बनी है ना? अगर ऐसी बात है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, रोशनी ने सोचा। अब उसे करण और संजना के साथ रहने पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन उसे संजना जानी पहचानी सी क्यों लगी? क्या वो पहले भी कभी मिले थे? घर पहुंचते ही संजना निढाल होकर जमीन पर बैठ गई। मोहिंदर ने भले उसे ट्रेनिंग देते टाइम कितना भी परेशान किया हो, लेकिन वो कभी भी इतना नहीं थकी। लेकिन आज तो जैसे वो बेजान हो गई हो। यहां तक कि जब उसे शर्लिन ने फंसाया था तब भी वो बिल्कुल नहीं रोई थी।
लेकिन आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ना तो वो उदासी की वजह से थे और ना ही दर्द की वजह से। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठकर नहाने चली गई। नहाने के बाद वो टीवी देखने बैठ गई। तभी उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी। जब उसने उस किताब को खोलकर देखा तो उसमें एक पुरानी फोटो रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो फोटो कहीं से काटी गई हो। उस फोटो में उस लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो लड़की और कोई नहीं थी, रोशनी मेहरा थी। संजना का ध्यान टीवी पर बिल्कुल नहीं था। उसकी नजर रोशनी की फोटो पर अटकी हुई थी। पता नहीं वो कितनी देर तक उसकी फोटो को देखती रही। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, शायद उससे भी ज्यादा। अचानक उसके घर की लाइट चली गई। मुझे नहीं पता था कि आज लाइट जाने वाली है। संजना ने फोटो वापस किताब में रख दी और अपना फोन ढूंढने लगी। उसके फोन में ज्यादा बैटरी नहीं थी। अपने फोन पर टॉर्च ऑन करके वो बालकनी में आई। बाहर सब जगह लाइट थी, सिर्फ उसके घर पर लाइट नहीं थी। फिर जब उसने घर के बाहर निकल कर देखा तो कॉरिडोर में भी लाइट थी और लिफ्ट भी चल रही थी। तो सिर्फ उसके घर की लाइट क्यों बंद थी? संजना ने रेहान को फोन करके इसके बारे में पूछा। रेहान ने जवाब दिया, हमारे घर को छोड़कर बाकी सब जगह लाइट आ रही है। हो सकता है फ्यूज जल गया हो। घर के टूल बॉक्स में एक फ्यूज रखा है। 12वें फ्लोर की सीढ़ियों से छत पर जाना, वहां सभी घरों का मेन सर्किट बना हुआ है। क्या तुम्हें फ्यूज बदलना आता है, या तुम कल तक किसी इलेक्ट्रिशियन के आने का इंतजार कर सकती हो? मैं समझ गई, मैं फोन रखती हूँ। हे भगवान, एक तो तुम इतनी मुश्किल से फोन करती हो, क्या हम थोड़ी देर और बात नहीं कर सकते? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मैं फ्री होकर तुम्हें वी-चैट पर मैसेज करूंगी, संजना ने कहा। रेहान हंसकर बोला, मुझे मैसेज करना मत भूलना। बात करने के बाद संजना के फोन में सिर्फ 5% बैटरी बची थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने छत पर जाकर फ्यूज बदलने का फैसला किया। मैं अपने आप ये कर सकती हूँ, है ना? घर में टूल बॉक्स ढूंढकर उसने फ्यूज निकाला और छत का दरवाजा खोला। सर्किट बोर्ड में बहुत सारे मीटर और वायर थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके घर का बोर्ड कौन सा है। उसके फोन में सिर्फ 2% बैटरी बची थी। जैसे ही छत पर जाने के लिए वो आगे बढ़ी, उसकी नजर करण पर पड़ी, जो अपने घर का दरवाजा खोल रहा था। आवाज सुनकर उसने भी पलट कर देखा। संजना को छत पर जाता देख वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण संजना को ऐसे शक की नजरों से देख रहा था जैसे वो जानबूझकर उससे मिलने वहां आई हो। संजना ने फौरन कहा, मेरे घर की लाइट चली गई है और मैं यहाँ फ्यूज बदलने आई हूँ। लाइट चली गई? ये कहते हुए करण ने चारों तरफ मुड़कर देखा। वहां सब तरफ लाइट आ रही थी। हाँ, लाइट चली गई है, लेकिन सिर्फ मेरे घर की। शायद फ्यूज उड़ गया है। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टूल बॉक्स दिखाया। टूल बॉक्स को देखकर करण ने आगे कुछ नहीं बोला और घर के अंदर जाने लगा। क्या तुम्हें फ्यूज बदलना आता है? संजना ने सोचा कि करण लड़का है, इसीलिए उसे फ्यूज लगाना तो आता ही होगा। भले ही वो अलग अलग फ्लोर पर रहते हों, लेकिन अगर करण की जगह कोई और भी होता तो संजना उससे भी यही सवाल करती। अगर उसे थोड़ी मदद मिल जाए तो उसे इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी संजना उसकी कोच थी और इस नाते वो उसकी थोड़ी मदद तो कर ही सकता था। बदकिस्मती से करण ने कहा, नहीं। संजना चौंक गई। लड़के होकर भी तुम्हें फ्यूज बदलना नहीं आता? करण ने उसे घूर के देखा और अपने घर के अंदर जाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद संजना ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास टॉर्च है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? मेरे पास नहीं है। करण ने एक बार फिर मना कर दिया। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, संजना ने धीरे से कहा, खड़ूस। उसकी आवाज सुनते ही दरवाजा वापस खुला। उसे लगा कि शायद करण उसे टॉर्च देने आया है, लेकिन वो कुछ और ही कहने आया था। मैंने सुना था कि 2 महीने पहले तुम्हारी जितनी हाइट और उम्र की एक लड़की ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। संजना ने बेपरवाही से कहा, ओह।
कुछ देर में संजना समझ गई करण क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वो तुम्हारे बेडरूम की तरफ कूदी थी। इतना कहकर करण ने वापस अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। संजना ने जताया कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। घर वापस लौटते ही उसके फोन की पूरी बैटरी खत्म हो गई और उसके घर में पूरा अंधेरा हो गया। संजना को सचमुच अंधेरे से डर लगता था और इसीलिए वो हर रात फोन में कहानियां पढ़ती, गेम खेलती और गाने सुनती रहती जब तक कि उसे नींद नहीं आ जाती। लाइट के बिना उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसे डर लग रहा था। उसने सोने का फैसला किया। कल सुबह होते ही वो फ्यूज ठीक करवा लेगी। उसको बार बार करण की बातें याद आ रही थी। डर के मारे संजना सो भी नहीं पा रही थी। उसने अपने को तसल्ली देने की काफी कोशिश की कि करण बस उसे ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका डर कम नहीं हुआ। संजना करण को कोसते हुए उठी और अपना फोन और चार्जर लेकर 12वें फ्लोर पर जाने लगी। संजना ने करण की डोरबेल बजाई। पहली बार किसी ने जवाब नहीं दिया। संजना ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि अचानक कॉरिडोर की लाइट सफेद हो गई है। इससे वो और डर गई। यू इडियट करण, तुमने मुझे क्यों डराया? चलो डराया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खोल रहे हो। ठीक है, मत खोलो दरवाजा। मैं अभी पास की दुकान से जाकर टॉर्च खरीद लूंगी। फ्रस्ट्रेशन में संजना ने करण के दरवाजे पे जोर से किक मारी और वहां से जाने लगी। अचानक दरवाजा खुल गया। करण बस नहाकर बाहर निकला था और उसने टॉवल लपेट रखा था। वैसे तो संजना ने उसे स्विमिंग शॉर्ट्स पहने देखा था, लेकिन टॉवल में उसे देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था।